Okay, hello everyone. This is the 12th lecture of structure of atom या atomic structure और आज की क्लास में हम बोहर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में भी जस्ट पॉइंट लिखना स्टार्ट किए थे और आज की मतलब मैं समझता हूँ कि कुछ 5-10 मिनट का एंड में डिस्कशन रहा था बोहर मॉडल का, बट आज की क्लास में उसको हम जरा अच्छे से रियल वे में समझने की कोशिश करेंगे। आप ये मान सकते हैं कि अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर मतलब ये भी सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री भी बड़ा चैप्टर था और थोड़े से उसके लूज एंड्स थे क्योंकि हर जगह शाखाएं निकल रही थी। हमने यूडोमेट्री भी पढ़ा दी, वो गैसियस स्टेट का आर्टिकल था और हमने और भी दूसरी कई कई सारी चीजें डिस्कस कर ली। वो हर मतलब उसके हर जगह शूट्स थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो ऐसा नहीं है, बट ये खुद भी अपने में एक रिलेटिवली बड़ा चैप्टर है और इस बड़े चैप्टर में जो बोहर मॉडल है वो अपने में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और दूसरी चीजें वो बोहर मॉडल के अंदर आती हैं जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। तो विद दिस नोट आइए भाई हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन अपना शेयर कर रहा हूँ, आपको कंप्यूटर स्क्रीन दिखने लग जाएगा। बताइए भाई, बताइए स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। चलिए, तो अब देखिए कुछ पॉइंट्स थे, वो पॉइंट्स हमने पिछली क्लास में ही लिखवा दिए थे। ठीक, तो जल्दी से भाई दिव्यांश, क्योंकि वो एटलीस्ट वो पॉइंट आप लिखेंगे तो जब बाद में लिखेंगे बगैर कम से कम पढ़ तो लीजिए। ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है दिव्यांश। बोह्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। वेरी गुड। अब देखिए ध्यान रखना है कि जो बोहर अंकल ने जो मॉडल दिया था, ठीक, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही वैलिड है। सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी जिनके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। तो आप ये अपनी जब नोटबुक में लिखेंगे तो ये चीज भी मेंशन कर लेंगे, एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज यानी हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 3, इन सब के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, केवल उनके लिए ही लागू है, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है बोहर मॉडल। ठीक, अब क्योंकि अभी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आप पढ़ रहे हैं बट तब भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। एक बार कम से कम रीड कर लीजिए मेरे सामने, थोड़ा सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। पढ़िए प्लीज। Based on Planck's quantum theory of radiation, वेरी गुड। पहला पॉइंट पढ़िए, पहला पॉइंट पढ़िए सर। atom consists of a small, heavy, positively charged nucleus in the center surrounded by electrons. The electrons in an atom revolves around the nucleus only in certain selected circular path called orbits. These orbits are associated with definite energies and therefore are called as energy shell or energy level. They are numbered as 1, 2, 3, 4 from nucleus or KLMN. ठीक, तो जो है वो ये यही बात कह रहे हैं कि ये क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है और एटम जो है वो क्या कहते हैं कि शेल्स में रहते हैं, जैसे फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, इस टाइप से शेल्स बने रहते हैं। पहले वाले शेल को जैसे के बोल दिया, सेकंड शेल को एल बोल दिया, थर्ड शेल को एम बोल दिया, एन बोल दिया, ओ बोल दिया, पी बोल दिया। नंबरिंग के से क्यों स्टार्ट हुई, अल्फाबेटिकल के से क्यों स्टार्ट हुआ? We should not forget that Niels Bohr was a German scientist. तो वहां पे इनिशियल जैसे हम भी कोई यार हिंदी में भी स्टार्ट करते हैं तो कखा गागा ऐसे करके बोल रहे होते हैं, तो बीच में से स्टार्ट करते हैं, वैसे जर्मन लैंग्वेज में भी इसी टाइप से अल्फाबेट यूज करते हैं। आगे पढ़िए सेकंड पॉइंट। The energy of electron in an orbit does not change with time. As long as electron remain in particular orbit, it does not lose or gain energy. That is, energy of electron in a particular energy shell remain constant. Therefore, these orbits are called as stationary orbits, stationary states. This accounts for stability of atom. The postulate ignore the demand of electromagnetic theory. अब जो है वो क्या कहते हैं, ये भी एक पॉइंट है कि भाई जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो समय के साथ चेंज नहीं करती, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल में तो ये हमने देखा ही था कि यार वो भी घुमा रहे थे इलेक्ट्रॉन को, चक्कर कटवा रहे थे इलेक्ट्रॉन का,
और जो है वो मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है तो वो एनर्जी लूज करता है, तो लूज नहीं करनी चाहिए, मतलब सॉरी लूज, आप वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। यहाँ नील बोर ने बात बोली कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो वो जो है वो क्या कहते हैं कि एनर्जी वो लूज या गेन नहीं करेगा, इसीलिए क्योंकि एनर्जी लूज नहीं करेगा इसलिए उन ऑर्बिट्स का नाम उसने दिया स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेशनरी स्टेट। बट किसी के कहने से थोड़ी हो जाएगा कुछ, बस उन्होंने बोल दिया कि ऐसा नहीं हो रहा है, एक्सप्लेन कुछ अच्छे से अभी नहीं किया हुआ है। आगे जो है वो क्या कहते हैं कि कुछ इसकी क्लैरिटी हमको मिलेगी कि ये चालाकी जो उन्होंने अपनाई है तो वो बच कैसे गए, वो बच कैसे गए, बच कैसे गए। थर्ड पॉइंट पढ़िए सर, थर्ड पॉइंट, ये क्लास में हम लोग यहीं पे थे, थर्ड पॉइंट पर ही थे ऑलमोस्ट, थर्ड पॉइंट पढ़िए। These permitted orbits are restricted by a quantum condition that angular moment of electron in circular path about nucleus must be integral multiple of h by 2 pi. ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड। आप काफी कॉन्फिडेंटली पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे पहले पढ़ा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो परमिटेड ऑर्बिट्स हैं दे आर रेस्ट्रिक्टेड बाय क्वांटम कंडीशन। क्वांटम कंडीशन का मतलब क्या, देखिए कि एंगुलर मोमेंटम, जैसे एक मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, वैसे एंगुलर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, एमवीआर, ये कहलाता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक, ये इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए किसका, h अपॉन 2 पाई का। तो इंटीग्रल मल्टीपल यानी एक बाहर हम n लगा देते हैं, वो n एक इंटीजर है, n ये देखिए लिखा हुआ है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, n इंटीजर है, 1 2 3 4, n करस्पॉन्ड्स टू परमिटेड स्टेशनरी ऑर्बिट्स, यानी फर्स्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन रह रहा होगा तो n की वैल्यू 1 होगी, सेकंड शेल में अगर इलेक्ट्रॉन रह रहा होगा तो n की वैल्यू 2 होगी, थर्ड शेल में रह रहा होगा तो n की वैल्यू 3 होगी, ऐसे करके। तो n करस्पॉन्ड्स टू परमिटेड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक, जो पॉइंट्स लिख रहे थे आई गेस थर्ड पॉइंट तक हमने लिखा था पिछली क्लास में या नहीं, बताइए बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट। थर्ड पॉइंट तक लिख लिया था? यस सर। या सेकंड फोर्थ में पॉइंट लिख लिया था। अच्छा फोर्थ में फोर्थ लिख पे हो लिया, गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए भाई दिव्यांश फोर्थ भी पढ़ी दीजिए फिर। The energy is emitted or absorbed only when electron jump from one energy level to another. When electron absorbs the supplied energy, it jumps to higher energy level. The higher energy level is called as excited state. When electron comes back to ground state, it will emit energy. ठीक, तो अब यही है कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल पे जंप कर जाएगा, और ये जो हायर एनर्जी लेवल जो है वो एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा। जब इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आएगा अपनी पुरानी वाली जगह में तो वही वाली एनर्जी एमिट कर देगा, उसके करस्पॉन्डिंग वो वेवलेंथ एमिट कर देगा। बोहर मॉडल में इतना बस समझाया तो क्या, पिछली क्लास में बस यही किया था कि ये पॉइंट्स नोट डाउन करवाए थे। तो जब आप 11वें लेक्चर का दिव्यांश एकदम एंड देखेंगे तो ये पॉइंट्स बस सिर्फ अभी नोट डाउन करवाना था, इनमें हमने कंसेप्चुअल डिस्कशन कुछ स्टार्ट अभी किया नहीं था, तो केवल बस कॉपी में जो आपने पढ़े हैं ना पॉइंट्स ये लिखने थे। ठीक है दिव्यांश? Okay, sir. हाँ, तो वो 11th लेक्चर के आखिरी के 15 मिनट में बस पॉइंट्स नोट डाउन करवाए हैं, तो वो तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मगर अब बोहर मॉडल पे जो अभी असली जो सर मसाला है वो अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है सर? चलिए अब आइए, अब यहां से हम अपना डिस्कशन अब कंसेप्चुअल स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और कैसे होता है जरा मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। दो अगर देखिए ये चार्जेस है, प्लीज पे अटेंशन, वेरी कंसेप्चुअल डिस्कशन कमिंग अप। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो कूलम्बिक फोर्स अगर इनके बीच की दूरी r दूरी पे रखे हुए तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। K क्या होता है, व्हाट इज K क्या होता है, कूलम्ब्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और एप्सिलॉन नॉट कहलाती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वो तो के की कोई जो है वो क्या कहते हैं, ये फोर्स है तो इसके डायमेंशन भी उस वाले रहते हैं, इसकी वैल्यू भी रहती है कि 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। तो दिस इज कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्बिक फोर्स है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, k इज नोन एज कूलम्स कांस्टेंट। ठीक, अब देखिए एक तो कूलम फोर्स हो गए, एक ये दूसरी चीज भी होती है दूसरी चीज दीपाली पढ़िए। Electric potential energy is equal to K Q1 Q2 upon R. ठीक, अब ये देखिए एक फोर्स एक अलग चीज है, कूलम फोर्स एक अलग चीज है और एनर्जी एक अलग चीज है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 अपॉन R। तो यहां पर R स्क्वायर था, यहां पर R है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि एनर्जी में आपके अलग चीज आ रही है, केवल R आ रहा है और फोर्स में R स्क्वायर आ रहा है। दो पार्टिकल Q1 Q2 अगर R दूरी पे रखे हुए हैं तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 अपॉन R है और फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। K कूलम्स कांस्टेंट है और ये 1/4πε0 होता है, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू यही रहती है। तो एक दिस इज अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये वाली चीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन करेंगे, सब लोग नोट डाउन करेंगे, वो कंसेप्चुअल डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे ही लिख लेंगे बताएंगे। डन। चल चल एवरीवन, सबने लिख लिया? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलिए अब देखिए बहुत ध्यान से, अब यहाँ पर जो है वो कंसेप्चुअल टर्म में भी बात करनी है। दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस, प्लीज पे अटेंशन, बड़े ध्यान से देखना है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। दो चार्जेस हैं, वन ये +1 कूलम और ये -1 कूलम, ठीक, +1 कूलम और -1 कूलम। ये कितनी दूरी पे रखे हुए? 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक के टर्म में निकाल देना है, के की वैल्यू नहीं लिखनी है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा था? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का आफिया फॉर्मूला क्या देखा था बताइए? K Q1 Q2 upon R. वेरी गुड, K Q1 Q2 अपॉन R। तो एक तो K लिखा, Q1 की जगह लिखा 1 कूलम, Q2 की जगह लिखा -1 कूलम अपॉन R। R है 0.5 मीटर, तो K तो लिखा रहने दिया, +1 कूलम -1 कूलम, R की जगह 0.5 मीटर ये लिख दिया। तो अब आप जवाब ये देखेंगे, K तो ऐसे ही मैंने अभी लिखा रहने दिया कांस्टेंट, वो 1/0.5 यानी वो 2 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई आफिया बताइए? -2K. हाँ, मतलब वो 2K की जब वैल्यू लिखेंगे तो आ जाएगा, बट हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं अभी, जस्ट हमको केवल तुमको समझाना है। -2K ये आ गए, ठीक। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर सेकंड केस में क्या किया है, सेकंड वाले डायग्राम में, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन है समझाने के लिए, लाइक दिस वाज फर्स्ट डायग्राम,
दिस वाज सेकंड डायग्राम, दिस वाज थर्ड डायग्राम। तो सेकंड डायग्राम में मैंने क्या किया है कि वही +1 कूलम और -1 कूलम है, बट अब उनके बीच की दूरी कितनी कर दी है, ये 1 बताइए मीटर। आप, ये डिस्टेंस कितना कर दिया है? 1 मीटर। 1 मीटर। तो अब अगर आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो K Q1 ठीक, Q2 कूलम और R, अब डिस्टेंस इतना 1। तो अब बताइए कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? -1 K। -1 K। वेरी गुड। अब दूरी और बढ़ा दी, दूरी और बढ़ा दी, यहाँ दूरी और इंक्रीज कर दी। अब पहले 0.5 मीटर थी, अब 1 मीटर कर दी, और बढ़ा दी 2 मीटर कर दी। तो अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी अब कितनी हो गई? देखिए -0.5 K। -0.5 K। अब मैं ये आपसे लाइक दिस इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन के यहाँ पूछना चाहेंगे कि लास्ट जो है वो आपके सिनेरियो ये है कि इनके बीच की दूरी मैंने, तो ये +1 कूलम था, बहुत बढ़ा दी। अब ये 0.5 मीटर से 1 मीटर से 2 मीटर, अब ये इन्फिनिटी कर दी दूरी, इनफाइनाइट, यानी बहुत ज्यादा दूर है, बहुत दूर है। आर जो इनके बीच का डिस्टेंस था वो येलो उससे लिखा हुआ है, तो शायद थोड़ा कम दिख रहा होगा, तो इसलिए मैं बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ कि आर जो इनके बीच की दूरी थी वो बहुत ज्यादा कर दी, इनफाइनाइट कर दी। तो अब देखिए अभी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 वो तो कुछ भी हो, मगर डिनोमिनेटर में इतना बड़ा नंबर है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0। जीरो। तो अब यानी यहाँ पर ये देखिए कि जब 0.5 मीटर पे थे तो -2 K थी, 1 मीटर पे थे तो -1 K थी, 2 मीटर पे थे तो -0.5 K थी। तो अब देखिए कि और जैसे जैसे मैं इनके बीच में दूरी बढ़ाता जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं दूरी बढ़ाता जा रहा हूँ, यानी पहले जो है वो क्या कहते हैं, अगर आप नंबर्स के हिसाब से देखें तो -2, -1, -0.5, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बताइए? क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बताइए इन तीनों में? 0.5। -0.5। -0.5, -0.5, -0.5। तो ये आपको मतलब ये इनको ऐसे नहीं पढ़ना है 2, 1, 0.5, अरे भाई बाहर माइनस का साइन भी लगा हुआ है। तो यानी मैं ये बोल सकता हूं कि ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स, ये चार्ज पार्टिकल्स हैं और इन पे ऑपोजिट चार्ज है, जैसे जैसे वो दूर जाते जा रहे हैं, ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं, 0.5 से और वो फैल के 1 मीटर गए, 1 मीटर से फैल के और वो 2 मीटर गए। तो जैसे जैसे ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स दूर जाते जा रहे हैं, उनकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। -2 के और दूर गए, -1 के और दूर गए, -0.5 के। जैसे जैसे आपके ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स दूर जाते जा रहे हैं, उनकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। ठीक, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ भाई अश्विनी शर्मा पढ़िए। Yes. As supposedly charged particles move away from each other, their electrical potential energy increase. At infinity separation, their electrical potential energy is 0, from negative to 0. फ्रॉम निगेटिव टू 0, मतलब एक्चुअली में निगेटिव इसलिए है क्योंकि जब वो बहुत ज्यादा दूर है तो उनकी एनर्जी 0 मानी गई है। तो अब जब वो नजदीक है तो 0 से कम ही होगी, 0 से कम है तो उसको रेफरेंस ले लिया गया है कि जो है वो एनर्जी निगेटिव है। इट इज जस्ट लाइक दिस। आप देखिए ऐसा कहने का मतलब समझिए कि हम जो है वो मतलब इस टाइप से बोल रहे हैं, इस टाइप से बोल रहे हैं कि यार ये हमने एक चीज को रेफरेंस बना लिया है 0, अब रेफरेंस से भी जो और भी कम होगा तो वो वाली चीज निगेटिव होगी, और रेफरेंस से जो बड़ा होगा वो वाली चीज पॉजिटिव होगी। बट रेफरेंस खुद ही मान लीजिए कि मैक्सिमम हो, तो 0 से बड़ा जो है वो क्या कहते हैं, 0 इनफाइनाइट दूरी पे 0 आ रहा हो, तो उससे जब उससे कम दूरी पर है, नजदीक है,
तो उनकी एनर्जी निगेटिव होगी। निगेटिव सिर्फ इस बात को दिखा रहा है, निगेटिव इस बात को दिखा रहा है कि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। उनकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हमने निगेटिव दिखा दी है। जैसे जैसे वो दूर जाते जा रहे हैं, उनको दूर ले जाने के लिए वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क उनकी एनर्जी बढ़ाता है। जी हाँ, ये -2 से बढ़ के -1 हो रही है। जी हाँ, ये -1 से बढ़ के -0.5 हो रही है। और जी हाँ, ये बढ़ बढ़ के जब इनफाइनाइट चला जा रहा है तो ये एनर्जी बढ़ के 0 हो रही है। ये सबसे बढ़ी हुई वैल्यू ही 0 है, सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो 0 है। तो फिर अब जब ये सबसे ज्यादा वैल्यू ही 0 है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो इससे कम वाली वैल्यू है उनको हम निगेटिव बस रेफरेंस के रूप में, सिर्फ रेफरेंस के तौर पे, रेफरेंस के रूप में ये वाली चीज हम दे रहे हैं। लास्ट जो मैं अपनी बात है इसको समझाने के लिए, ठीक, आई एम वेटिंग कि भाई कब ऑफलाइन क्लासेस हो। अब तो मतलब काफी सैड लगने लगा, हर चीज खोल दी, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो कि अब बची हुई हो सिर्फ स्कूल को छोड़ के। तो बहुत दुख की बात है कि यार स्कूल से पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, स्कूल कोचिंग से नहीं खोलने दे रहे। सपोज करिए ये अगर सपोज करिए हमारी कोई बॉडी है, लेट अस से मोबाइल, इसका मास m है, ये अभी ये इस हाइट पे रखा हुआ है, ये 0 है। अगर मैं इसको h हाइट से उठाता हूं, इसका मास m है, तो हम ग्रेविटी mg लग रही है इधर। देखिए भाई, ये तो फिजिक्स में हल्का फुल्का सबने पढ़ा हुआ होगा या नहीं, बताइए। यस सर। mg अगर नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है, उसके अगेंस्ट मैं फोर्स लगाऊंगा और h हाइट तक इसको उठाऊंगा, ठीक। तो अब mg इधर फोर्स थी, हमने भी mg फोर्स लगाई और h हाइट तक उठाया, तो हमने कितना वर्क किया? mgh फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। कितना वर्क किया मैंने? mgh। वो एक प्रकार से जो मैंने वर्क किया वो स्टोर हो गया इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, जो कि आप बोला करते हैं कि अच्छा ये h हाइट तक ले गए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? mgh। ऐसा बोलते हैं ना, h हाइट तक उठा के ले गए तो एनर्जी कितनी हो गई? mgh। तो जैसे कि धरती माँ इसको खींच रही है इस बॉडी को, और हम उसको ऊपर उठा रहे हैं कि भाई h हाइट तक ऊपर उठो, तो हम वर्क करा रहे हैं, वो वर्क स्टोर हो रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। उसी प्रकार से अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ऑन सिमिलर लाइंस अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। भाई अट्रैक्ट, एक पे +1 कूलम है, एक पे -1 कूलम है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे या नहीं, बताइए। तो जब इनको ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे, बहुत ध्यान से देख लीजिए। अगर ये देखिए, ये 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो इनका तो मन यही है कि हम एकदम से आके साथ में रहने लग जाए, मगर नहीं। अगर अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अब मैं इनको दूर ले जा रहा हूँ, मान लीजिए पॉजिटिव वाले को मैंने यहीं रखा हुआ है, नेगेटिव वाले को दूर ले जा रहा हूँ, चल। तो ये अगर मैं एक्सटर्नल आउटसाइड एजेंट हूं, तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, चल। तो अब मैं एक प्रकार से वर्क कर रहा हूँ, मैं जान लड़ा रहा हूँ। जैसे हम इसको, अभी आप कुछ सोचिए कि यही तो करते हैं हम, कि अगर हम इसको ऊपर उठा रहे थे तो भी मेहनत कर रहे थे, वो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा था। यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज है, मान लीजिए इसको अपनी जगह पे रखा हुआ है, नेगेटिव वाले को खींच रहे हैं, तो वो जो हम वर्क कर रहे हैं वो कहाँ स्टोर हो रहा है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो जब स्टोर हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे दूर ले जाएंगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? यस सर, बढ़ेगी। यस सर। बढ़ेगी, और यहाँ बढ़ भी रही है। आप कहेंगे दिखाओ कैसे बढ़ रही है, आप कहेंगे दिखाओ कैसे बढ़ रही है। अरे दिखाएं क्या,
अरे ये दिखाया तो था कि बढ़ रही है। जब 0.5 पे थे तो -2 के थे, जब 1 पे ले गए, दूर ले गए, तो अब -1 के हो गए। निगेटिव में नंबर छोटा हो रहा होता है यानी बढ़ रहा होता है। जब 2 मीटर पे ले गए तो और बढ़ गई, और जब इनफाइनाइट पे ले गए तो बढ़ के कितनी हो गई? 0 0। ये बढ़ रही है, ये वैल्यू बढ़ रही है, ये वैल्यू बढ़ रही है, ये वैल्यू बढ़ रही है। सपोज करिए भाई, आप ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए कोई इंसान हो, उसका हम अगर बैंक बैलेंस देखेंगे, इसका बैंक बैलेंस है -5000 रुपीज। -5000 रुपीज का मतलब ये है कि भाई हम ये बोलेंगे कि इस पे यार डेट है, इस पे कर्जा है, इस इंसान पे कर्जा है। ठीक, ये बेचारे उधारी चल रही है, इस पे 5000 रुपए लोगों का कर्जा लिया हुआ था, इसके समहाउ इसके पैसे बढ़े हैं और इसके पैसे 0 हो गए। तो अब ये बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, ये अब मेरे पास 0 रुपए है, ये तो हम कह रहे अरे भाई पागल हो गए हो क्या? अब खुश क्यों हो रहे हो यार? इतने दांत दिखा रहे हो, इतने बड़े बड़े, क्यों खुश हो रहे हो? कहने लगा भाई साहब मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ, पहला तो कर्जा था मेरे ऊपर, अब मेरे पास में कोई कर्जा नहीं है। तो आप ये मत समझिएगा कि इसकी 0 एनर्जी है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है 0, क्योंकि इससे पहले तो एनर्जी क्या थी? नेगेटिव। ये बढ़ बढ़ के 0 आई है। अगर आप खुद सोचिए कि किसी के पास 0 रुपए थे, आप ये सोचिए किसी के पास 0 रुपए थे, और अगर आपसे वो ये कहे कि अब मेरे पैसे कम हो गए, तो 0 से कम होने का मतलब कि पैसे किसमें चले गए? नेगेटिव में, जिसका फिजिकल मीनिंग हुआ कि उधारी चढ़ गई उस पे। कुछ बात समझ में आई या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल डिस्कशन था, और इस चीज को पहले आप, क्योंकि ये रेड वाले पॉइंट्स नोट डाउन करने, तो उससे पहले हमने यहाँ पे जरा भूमिका भी बनाई है, तो ये वाली चीज भी आप डिस्टेंस वाली, और अल्टीमेटली जब हम इन्फिनिटी तक आए हैं, ऐसी शॉर्ट में जल्दी जल्दी करके आप लिख ले के टर्म में, कोई वैल्यू नहीं लिखनी है। इट वॉज प्योरली कंसेप्चुअल डिस्कशन टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैसे काम करती है, क्योंकि वहां बोहर मॉडल के अंदर उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता, जरूरत पड़ने वाली है। ये काम हर कोई नहीं करवाता, मगर हम करवा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी लिखिए, ताकि फिर आगे बढ़ेंगे, असली चीज पर आएंगे। नीचे जो फिर रेड से है वो तो लिखेंगे बाद। दिव्यांश कुछ आ रहा है समझ में या नहीं? जी सर, आ रहा है सर। चलिए, थोड़ा थोड़ा भी डिफिकल्ट लगेगा, धीरे धीरे आएगा। लिखिए। चलिए, ये 0 वाला लिख लिया, लास्ट में ये वाला लिख लिया। ठीक, यस सर। अब ये एज अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, खींचा जाता है यार, खुद तो नहीं चले जाएंगे, खींचा जाता है उनको,
तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि जो आप वर्क करेंगे वही स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में। जब वो बहुत ज्यादा दूर होंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, यानी निगेटिव से बढ़ के, निगेटिव से इंक्रीज होके आप कहां तक जाएंगे, जीरो तक। ये लास्ट चीज है, लिखी। सर जी बताइए बताइए। सर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैम देखिए, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तब है मैम, बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने रेज किया, जब Q1 Q2 के का साइन सेम हो। बट मैम अगर Q1 और Q2 ऑपोजिट हो तो आप खुद सोचिए, यही तो मैम बड़ा अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। मैम आप खुद सोचिए, -2 -1 -0.5, ये सब हम देखें तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बताइए। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो नंबर बड़ा कौन सा, -0.5। तो इसीलिए आप अगर ऑपोजिट चार्जेस हो ना मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया ये तो, इस चैप्टर में आगे अभी मतलब आज की क्लास में एंड में जाके आगे आता, बट उन्होंने बहुत बड़ी बात को पॉइंट आउट किया है कि मैम एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्या है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ये कौन सी बात हो गई। देखिए, क्योंकि जब माइनस में चीज रहती है ना, तो माइनस में जब नंबर छोटा हो रहा होता है तो वो एक्चुअली में बड़ा हो रहा होता है। तो निगेटिव रहने की वजह से इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है, बल्कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। इसलिए जो क्योंकि फॉर्मूले में तो मैम Q1 Q2 लिखा हुआ है, तो अभी पूरा एसेंस तो कैप्चर कर नहीं पा रहे हैं हम। जब एक्चुअल में वैल्यूज देखी तब पता चला कि यार वो कई बार R बड़ा भी हो रहा होता है तो भी एनर्जी बढ़ ही रही होती है। ठीक है। यस सर। हाँ, अभी आगे देखेंगे इस चीज को, और भी देखेंगे। नोट डाउन करिए ये वाली चीज। Done, sir. ये लिखा भाई, नोट डाउन कर लिया, बताइए। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं कि अभी हम सब फॉर्मूले और इन सब के डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, चक्कर काट रहा है किसी पर्टिकुलर r डिस्टेंस पे, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे देखिए, जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज है, न्यूक्लियस का चार्ज जो Q1 चार्ज है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस था। यहाँ पे देखिए, मैं मतलब आराम से डायग्राम बना रहा हूं, आप भी बनाएंगे फिर। जो अभी जो हम जो कूलम्बिक फोर्स का हमारा फॉर्मूला था, वो कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, दोबारा से लिख रहा हूं मैं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक। अब देखिए होता यही है कि ये न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की स्टोरी यही होती है कि हमको मालूम है कि भाई इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लेट अस से कि इसका एटॉमिक नंबर Z है।
एटॉमिक नंबर इज Z, तो न्यूक्लियस पे फिर चार्ज कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं हम, Z इंटू ई, वेयर ई की जो वैल्यू है वो वही है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्योंकि याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे चार्ज उतना ही होता है, बस डिफरेंस होता है साइन का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। तो एटॉमिक नंबर Z है, तो न्यूक्लियस पे चार्ज है, न्यूट्रॉन रहेंगे, न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता नहीं है, न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो एटॉमिक नंबर Z है और न्यूक्लियस पे चार्ज प्लस ZE हो जाएगा। प्लस इसलिए मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं कि कोई E देख के कंफ्यूज ना हो जाए। मैंने E का प्रयोग केवल किस चीज के लिए किया है? सिर्फ किस चीज के लिए किया है? मैग्नीट्यूड के लिए, मैग्नीट्यूड के लिए। लिखिए, नोट डाउन कीजिए जल्दी से। ये जो है वो न्यूक्लियस पे चार्ज हो जाएगा प्लस ZE। ठीक, अब देखिए ये न्यूक्लियस पे चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन पे तो नेचुरल सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पे अगर हम चार्ज की बात करें तो वो -E है। पॉजिटिव नेगेटिव की बात चल रही थी, जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो -E है। वो तो मतलब ठीक है, अंडरस्टूड सी चीज है, पता ही है। अभी देखिए, कीपिंग दिस इन माइंड, अगर हम यही देखें कि जो न्यूक्लियस है उस पे चार्ज हमने प्लस ZE बना दिया है और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो बताइए, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये बात आप समझते हैं? इस बात से एग्री करते हैं? पॉजिटिव वाली चीज चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। कि कौन सी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही होगी? कूलम्बिक फोर्स। जो फोर्स से अट्रैक्ट कर रही होगी वो फोर्स होगी कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक नेचुरल सी बात है, अंदर की तरफ खींच रहा होगा। फिर v वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन, जैसे कि बोहर ने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो v वेलोसिटी से, ये दूरी r है, बाय द वे दिस डिस्टेंस इज r दूरी पर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो v वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इस कूलम्बिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए बाहर की दिशा में एक फोर्स लग रही है, बाहर की दिशा में कूलम्बिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए बाहर की दिशा में एक फोर्स लग रही है। उस फोर्स के बारे में भी जो है वो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस फोर्स की जो वो फोर्स जो है उसकी वैल्यू क्या होती है? mv² अपॉन r। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है? वेलोसिटी। r क्या है? वो रेडियस जिसके अलावा वो चक्कर काट रहा है, उस रेडियस की दूरी। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रही होती हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इधर उधर खिसकता नहीं है और जो है वो जहां पर था वहीं पर मूव करता रहता है। मतलब जब ये इधर है, जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, जब आगे चल के इधर आएगा इलेक्ट्रॉन, सपोज करिए जब इधर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हो जाएगा, तो वैसे ही फिर इधर लगने लग जाएंगी, इस डायरेक्शन में लगने लग जाएंगी। इस डायरेक्शन में लग रही होगी कूलम्बिक और इस डायरेक्शन में लग रही होगी सेंट्रीफ्यूगल। जब इलेक्ट्रॉन चल के इधर आ जाएगा, आगे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन चल के, जब इधर आ जाएगा
तो इस डायरेक्शन में फिर से वही हो जाएगा कि इधर इधर लग रही होगी कोलंबिक, इधर लग रही होगी सेंट्रीफ्यूगल। फिर जब इधर आ जाएगा तो इधर लग रही होगी कोलंबिक, इधर लग रही होगी सेंट्रीफ्यूगल, यानी उसी रेडियस में चक्कर काटता रहेगा, काटता रहेगा, काटता रहेगा, काटता रहेगा। तो यही चीज हमने बताने की कोशिश करी है कि आप ये छोटा सा हल्का सा डायग्राम बना लीजिए ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए बढ़िया रहे। फिर डेरिवेशन वगैरह स्टार्ट करेंगे, हल्का सा डायग्राम एक बना लीजिए छोटा सा। Done, sir. चलिए, अब देखिए जरा हम वो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ते हैं। कार्तिक वाशने पढ़िए सर, कार्तिक पढ़िए। For an electron to remain in its orbit, the electrostatic attraction between the electron and the nucleus which tends to pull the electron towards the nucleus must be equal to the centrifugal force which tends to throw the electron out of its orbit. अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है सर? Mass of electron into velocity square by radius. हाँ, mv स्क्वायर अपॉन आर। और कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स क्या होगी सर? ये देखिए, कूलम्बिक फोर्स तो सर हमने पहले ही देखा हुआ है, कूलम्बिक Q1 Q2 है। Q1 की हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, साइन वाइन तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कौन अंदर है कौन बाहर है। तो सर इसका मैग्नीट्यूड ये देखिए Q1 Q2 अपॉन आर है, स्क्वायर है। तो Q1 की जगह सर क्या लिख दिया? ZE। Q2 की जगह क्या लिख दिया सर? E अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए आप यहाँ पर बोल सकते हैं देखिए Q1 पॉजिटिव था, Q2 निगेटिव था। हम यहाँ केवल अभी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। इनफैक्ट ऐसे भी लिखा जाता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ Q1 एंड Q2। अपने आप चीजें डिसाइड हो जाएंगी, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। Yes, sir. तो अब देखिए, जिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है हमने तो लिख ली है बातें। इधर ये डायग्राम बना लिया है सब लोगों ने, डायग्राम ये वाला डायग्राम बना लिया है Yes. एवरीवन, सबने? Yes, sir. चलिए, दोनों फोर्सेस बैलेंस कर लेंगी। बोथ फोर्सेस बैलेंसेस ईच अदर, बोथ फोर्सेस बैलेंस ईच अदर, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक अंदर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ बैलेंस करती हैं। बैलेंस करती हैं तो फिर आपके बात यहां से आगे बढ़ रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेंट्रीफ्यूगल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल mv स्क्वायर अपॉन आर। लिखिए, इस चीज को लिखिए, नोट डाउन करिए।
लिखा, नोट डाउन किया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, ये तो नॉर्मल जो फिजिक्स है वहां से आ रही है ये चीज। ठीक, लिखा भाई, सबने नोट डाउन किया? Yes, sir. ठीक, अब देखिए ये वाला नेक्स्ट जो बताया है वो बोहर ने यही कहा था, जो जैसे पॉइंट इन्होंने दिव्यांश ने पढ़ा भी था कि एमवीआर एंगुलर मोमेंटम वो इंटीग्रल मल्टीपल है NH अपॉन 2 पाई का। mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल है NH अपॉन 2 पाई। n क्या है? वो शेल नंबर है। फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो n की वैल्यू 1 होगी, सेकंड शेल में घूम रहा है तो n की वैल्यू 2 होगी, थर्ड शेल में घूम रहा है तो n की वैल्यू 4 होगी। उसी के करस्पॉन्डिंग r भी चेंज करेगा, बट mvr NH अपॉन 2 पाई है। तो अब मैंने क्या किया, देखिए कि ये लिखने के बाद में v को मैंने v को ऐसे लिख दिया NH अपॉन mr, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो v स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर r स्क्वायर। तो v स्क्वायर निकालने के बाद में मैं ऊपर वाली इक्वेशन में उसे यूज कर लूंगा। तो आप भी ये पहले यहाँ v स्क्वायर तक के लिखिए, क्योंकि हम इसको फिर जब मैं स्क्रॉल करके नीचे जाऊंगा तो ये v स्क्वायर को मैं यहाँ पर प्लग कर दूंगा और इसकी जगह यूज करूंगा। तो लिखिए जल्दी से, स्क्रॉल करूंगा नीचे। Done, sir. चल, लिखा, नोट डाउन किया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अब देखिए, जब v स्क्वायर को की वहां पे वैल्यू लिख दी, तो एक तो यही है k ZE स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, k ZE स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और n स्क्वायर h स्क्वायर। अब ये देखिए, क्योंकि जब v स्क्वायर की ये वैल्यू है, n जो मैंने ऐसे करके ऑरेंज से लिखी हुई है, और ये v स्क्वायर की वैल्यू, और m अपॉन r तो है ही यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन r, क्योंकि मैंने बता रहा हूँ ना, देखिए छोटा स्क्रीन करके यहाँ पर क्या काम किया है कि m v स्क्वायर अपॉन r है, तो m फिर v स्क्वायर की जगह तो ये वाली चीज पूरी यहाँ पे लिख दी है अपॉन r, ऐसे करके लिख दिया। बताइए, आप भी लिखिए, लिखिए, स्क्रीन थोड़ा छोटा दिख रहा होगा मगर लिखिए। के ZE स्क्वायर mv स्क्वायर अपॉन r में v स्क्वायर की जगह ये लिख दिया है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, ये लिख दिया है। ये सिर्फ वन टाइम डेरिवेशन कर रहे हैं, रिजल्ट अभी आसान सा आ जाएगा।
Done, sir. लिख लिया भाई, लिखा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए, अब ये देखिए, यहाँ के बाद से क्या है, घबराना नहीं है, अब मुश्किल काम खत्म हो चुका है। इसके बाद से क्या काम किया, देखिए ये एक आर स्क्वायर था और एक ये आर स्क्वायर था। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हटा दिया, ठीक। और भी जो चीजें जहां पर भी कैंसिल आउट हो रही थी और तो कुछ हो नहीं रही है, तो अब इस वाले आर को तो मैं इधर लेकर आ गया हूं यूं करके, और के जेड ई स्क्वायर को मैं इधर लेकर आ गया हूं यहाँ पर, इधर नीचे करके। तो अब आर का एक टर्म आ गया है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर के। ओहो हो, देखने में बहुत ही आपको वो अजीब सा लग रहा होगा, ठीक, देखने में अजीब सा लग रहा होगा, बट आप यहां से चीजें आसान आएंगी। ये रेडियस का टर्म है कि कितनी दूरी पे इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा होगा। अब ये भले ही मुश्किल सा टर्म लग रहा होगा, मगर यहाँ ज्यादातर कांस्टेंट क्वांटिटी है, ज्यादातर कांस्टेंट क्वांटिटी। हाँ भाई दृश्य, एच क्या है बताइए, व्हाट इज एच? So Planck's constant. प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। Joules. एम क्या है मैम, एम क्या है? The mass of the electron. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ई क्या है मैम? अब तो हमें तो केवल Sir, मैग्नीट्यूड charge. लेना है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे चार्ज, बट वी आर ओनली कंसर्न विद द मैग्नीट्यूड। के क्या है मैम? के, So Ko constant. हाँ, कूलम्स कांस्टेंट, So Coulomb's constant. कूलम्स कांस्टेंट ऊपर लिखवाया हुआ है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर, चार्ज की यूनिट। तो जब ये सब वैल्यूज को आप ये देखिए, यहाँ पर एच, एच कांस्टेंट है, रख दो। 4 तो नंबर है, पाई नंबर है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर है, ई नंबर है, के मतलब ई कांस्टेंट है, वैल्यू रखी, के कांस्टेंट है, वैल्यू रखी। तो अब सिर्फ कौन सी चीजें बच जा रही है मैम? So Z और N. हाँ, क्योंकि Z हर एटम के लिए अलग अलग होगा, हाइड्रोजन के लिए अलग, हीलियम प्लस के लिए अलग, लिथियम प्लस 2 के लिए अलग, बेरिलियम प्लस 3 के लिए अलग, और N तो डिपेंड करेगा फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। तो अब ये सब जब करेंगे तो ये देखिए रेडियस का क्या टर्म आ रहा है, रेडियस का क्या टर्म आ रहा है, 0.529 0.529 N square by Z. Z एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, ऑब्वियसली कोई अब इलेक्ट्रॉन भाई बहुत ज्यादा दूरी पे तो घूमेगा नहीं, तो कम ही दूरी पे घूमेगा, एंगस्ट्रॉम। या फिर हमको मालूम है एक डिस्टेंस की और यूनिट होती है क्या, पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर ये किसके बराबर है, 10 की पावर माइनस 12 Yes, sir. मीटर। या फिर 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर है, 10 की पावर माइनस Minus 10 10 meters. मीटर्स। तो अब वैसे वैसे तो देखिए, अगर मैं इसको पिकोमीटर में लिखता तो 52.9 हो जाता, बट 52.9 को इतना जुगाड़ इंडिया में चलता है, तो उन्होंने क्या बोल दिया, 53. 53। तो ये रेडियस का टर्म आ गया, ये रेडियस का टर्म आ गया। तो उतनी जो हम मेहनत कर रहे थे, आपको तो सिर्फ ये वाला टर्म याद रखना है। लिखिए भाई, लिखिए, लिखिए, नोट डाउन करिए।
जैसे ही लिखेंगे बताइए। रेडियस। हाँ, अब देखिए ये मतलब कि डेरिवेशन उतना ज्यादा नहीं है, ये वाला ही रिजल्ट याद रखना है। अगर आप समझ रहे हैं कि अरे इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, नहीं नहीं, ये यही वाला रिजल्ट हमारे लिए काम का है। 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। अच्छा, नेचुरल सी बात है, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे n बढ़ता जाएगा तो रेडियस भी बढ़ेगा ही, ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, z फिजिकली सोचिए, अगर z बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ रखना चाहेंगे तो रेडियस कम होता चला जाएगा, रेडियस कम होता चला जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर, यस सर। चलिए चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए, एक सवाल यही हैंड टू हैंड जरा अपना जो है वो क्या कहते हैं कि प्रैक्टिस हो जाए, तो एक सवाल कर लेते हैं, एक सवाल कर लेते हैं। वैष्णवी यादव क्वेश्चन पढ़िए। वैष्णवी, Calculate radius of third orbit of लिथियम, लिथियम +2। +2. चलिए करिए, वही जो फॉर्मूला अभी बताया है उसी के टर्म्स में करने की कोशिश कीजिए। पहला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है लिथियम, तीसरा सॉरी दूसरा होता है हीलियम, तीसरा होता है आपके लिथियम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर हो गया 3। अब सोचिए, करिए। So 1.587 angstrom. चलिए चलिए, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। So 4.761. Yeah, 4.761. चलिए देखते हैं भाई, रेडियस का ये फॉर्मूला है 0.529 n स्क्वायर बाई z। तो n की वैल्यू थर्ड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू भी 3 हो गई और z भी 3 हो गया। भाई वैष्णवी, ये समझ में आ रहा है z 3 क्यों है? Yes sir. हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम +2, z की वैल्यू 3। अब ये आ रहा है 1.587 एंगस्ट्रॉम। बताइए बात समझ में आई है नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। अब यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। रेडियस का तो टर्म हो गया, अब वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है ये, तो उसकी कुछ वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन, वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। अब भाई घिसी-पिटी स्टोरी, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 तो v क्या हो गया, nh अपॉन 2 mr। और अभी हमने ठीक, अभी हमने रेडियस देखा है, अभी रेडियस का टर्म देखा है, तो r की जगह लिख देंगे n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 mze स्क्वायर के। वो याद नहीं रखना आपको, बट ये यहां से वेलोसिटी का टर्म आ गया है, यहां से वेलोसिटी का टर्म आ गया है, ठीक, ये वेलोसिटी का टर्म आ गया। अब फिर से वही घिसी-पिटी स्टोरी, बहुत सारी चीजें कांस्टेंट है, कुछ तो देखिए इसमें कैंसिल आउट भी हो रही है, कई सारी चीजें तो कैंसिल आउट भी हो रही है। कैसे कैंसिल आउट, क्या हो रहा है, मान लीजिए कि भाई यहाँ m था, ये m था, कैंसिल आउट हो जा रहा है। ये एक n था, नीचे n स्क्वायर था, कैंसिल आउट हो जा रहा है। ये 2 था, ऊपर 4 स्क्वायर था, तो ये 2 ये रह जा रहा है। तो कई सारी चीजें कैंसिल आउट भी हो गई। तो अब वेलोसिटी का आपको तो खैर ऐसे करके लिखना है, जो वो मतलब कैंसिल आउट तो वो खैर ठीक है, अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। यहाँ पर ये लिखा है, तो वेलोसिटी का ये वाला टर्म आ गया। होशियार के वेलोसिटी के टर्म में कोई नो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर,
m नहीं आ रहा कहीं पे भी, क्योंकि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन बनेंगे तो पूछेंगे कि बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूमरेटर में आ रहा था या डिनोमिनेटर में आ रहा था, कांस्टेंट वाले उसमें, वेलोसिटी में आ ही नहीं रहा था। तो ये लिखिए, नोट डाउन करिए। करिए नोट डाउन। Done, sir. बाकी सबने भी लिखा? यस सर। चलिए, अब ये देखिए, जब सारे क्वांटिटी z और इसको छोड़ के, z को छोड़ के और n को छोड़ के, बाकी सारी कांस्टेंट क्वांटिटीज को जब आप रखेंगे तो ये टर्म आएगा 2.18 इंटू 10 की पावर 6 z बाई n। ये वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन, ये वेलोसिटी का टर्म है इलेक्ट्रॉन का। तो ये भी ये रिजल्ट आपको ये याद रखना है, लाइक यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये याद रखना है। सर इससे पहले क्या लिखवाया था सर, बता दीजिए सर, तो मुझे डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा सर, ये वेलोसिटी का टर्म है, लिखवाया हुआ है वेलोसिटी NH अपॉन 2 पाई mr। r की जगह सर अभी जो ऊपर लिखा था हमने वो लिख दिया, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर mz स्क्वायर के। जी सर। ये वेलोसिटी का टर्म है। ये वेलोसिटी है 2.18 10 की पावर 6 z बाई n पर सेकेंड। अब ये देखिए, जैसे जैसे n बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि n डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन छोटा होगा। और मतलब यानी इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि फर्स्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा
और सेकंड शेल में घूम रहा होगा और थर्ड शेल में घूम रहा होगा, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी फर्स्ट शेल वाले की होगी, सेकंड वाले की होगी या थर्ड शेल वाले की होगी? बताइए। फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल वाले की होगी। और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो बताइए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट शेल वाली की होगी, सेकंड शेल वाली की होगी या थर्ड शेल वाली की होगी? The first shell. फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल। अब नाउ लाइक दिस इज अ टफ वन, बट क्योंकि इन्होंने ही पहले ऐसा डिस्कशन किया था तो मैं इनसे करूंगा। आफिया, आवाज आ रही है? यस सर। आफिया, फर्स्ट शेल वाले की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। बट दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो काइनेटिक एनर्जी है, दूसरा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फर्स्ट शेल वाले की ज्यादा होगी, सेकंड शेल वाले की ज्यादा होगी या थर्ड शेल वाले की ज्यादा होगी? सर थर्ड शेल की। ओए होए, क्यों? सर डिस्टेंस मैक्सिमम। डिस्टेंस मैक्सिमम। तो एम्ब्रेस योरसेल्फ फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। बट अभी वेलोसिटी के टर्म में तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट शेल वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगी और काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन भाई साहब, न्यूक्लियस से दूर चक्कर काटेंगे, उनकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। और वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये भी लिख लीजिए, क्योंकि वेलोसिटी के टर्म ये तो पहले ही लिख लिया है कि मास का टर्म नहीं आया था। ये नोट डाउन कीजिए, ये नोट डाउन कीजिए। As n increases velocity decreases, यानी फर्स्ट शेल वाले की वेलोसिटी ज्यादा, सेकंड शेल वाले की कम, थर्ड वाले की और भी कम। छोटा सा। हाँ हाँ बताइए सर, कूलम्बिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कुछ कनेक्शन है? जैसे अगर नहीं, कूलम्बिक देखिए 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 ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए भाई साहब, जो बाहर की तरफ फोर्स लग रही होती है ना, बाहर की तरफ फोर्स लग रही होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं सर? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक। जो अंदर की तरफ सर जी फोर्स, जो अंदर की आपकी सॉरी बाहर की तरफ जो फोर्स लग रही होती है उसको नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल सॉरी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जो अंदर की तरफ फोर्स लग रही होती है उसको कोई ना कोई प्रोवाइड करता है, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको कोई ना कोई प्रोवाइड करता है। जब वो ग्रेविटी प्रोवाइड करे तो हम बोलते हैं यार ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही है और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रही है। जब कूलम्बिक फोर्स प्रोवाइड करे तो हम यार बोलते हैं वो कूलम्बिक फोर्स ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रही है। तो रिलेशन यही है कि सेंट्रीफ्यूगल तो अपना सर्कुलर मोशन की वजह से लग रही है mv स्क्वायर अपॉन आर बाहर की तरफ, अंदर की तरफ जो लग रही है वो उसको बैलेंस करने वाली लग रही है। और बैलेंस करने वाली जो है वो आपके जो फोर्स है वो कोई ना कोई प्रोवाइड कर रहा होता है। हमारे केस में कूलम्बिक फोर्स प्रोवाइड कर रही है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कूलम्बिक फोर्स बैलेंस कर रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर जी 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 बताइए। हम ये बोल सकते हैं ये दोनों फोर्स के वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं। हाँ, मतलब अगर आप वेक्टर के टर्म में बोल लें तो आप ये बोलिए कि ये जो वेक्टर्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, इन वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। ये कह सकते हैं सर आप, ये कह सकते हैं। ठीक है। ये लिखिए, ये वाला टर्म लिख लीजिए। और ये जो हम डायग्राम बना रहे थे तो ये जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे हायर वेलोसिटी और हायर काइनेटिक एनर्जी, सेकंड में लोअर वेलोसिटी, लोअर काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे मैं बाहर जाता जाऊंगा, ये फर्स्ट शेल था, ये सेकंड शेल था, ये थर्ड शेल था, वेलोसिटी कम होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी भी कम होती जा रही है।
ये वेलोसिटी का टर्म है, ये वाली बात लिखना इंपॉर्टेंट है, जैसे ही लिख लेंगे बताएंगे। Sir, चलिए done. चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्या है भाई, नेक्स्ट चीज क्या है, एक्सप्रेशन। अब जो चक्कर काट रहा है, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड इन रिवॉल्यूशन, कि कितना समय ले रहा है वो एक चक्कर काटने में। ये आपके टाइम पीरियड रिवॉल्यूशन का है, यानी एक अपना सरकमफ्रेंस जो है उसको काटने में, चक्कर काटने में कितना समय ले रहा है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। अब डिस्टेंस कितना है यार, एक चक्कर काटना है, तो आप बताइए सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर 2 pi r डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो वो 2 पाई आर लिख दिया, आर की जगह और फिर से देखिए घिसा पिटा टर्म n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर के वेलोसिटी की जगह फिर से ये वाला टर्म जो अभी हमने ऊपर डिराइव किया था, तो ये वाला लिख दिया। अब बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट भी हो रही हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट भी हो रही हैं, तो वो सब काट पीट के ये आ जाएगा टर्म टाइम पीरियड h क्यूब अपॉन 4 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 k स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू भी कोई लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू भी कोई ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, वो नीचे फिर हम देख लेंगे, इसकी वैल्यू भी लिखने की जरूरत नहीं है। अभी ये नोट डाउन करिए। Done, sir. चलिए Sir, done. तो अब ये आ जाता है टाइम पीरियड जो है इन एन ऑर्बिट। वो ये सब क्योंकि ये वाली क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, लाइक दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो टाइम पीरियड जो है ऑर्बिट में प्रोपोर्शनल होता है n क्यूब अपॉन z स्क्वायर, इट इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। लिखिए, उस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बताइए क्योंकि दो का अक्सर रेशियो निकालने को आएगा, n क्यूब अपॉन n स्क्वायर। Done, sir. ठीक, अब देखिए 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, ये हमको मालूम है। 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, Frequency. फ्रीक्वेंसी। देखिए इसका फिजिकल मतलब क्या है, प्लीज देखिए, घबराना नहीं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 1 सेकंड में वो काम कितनी बार होगा। अगर सपोज करिए कि इलेक्ट्रॉन एक चक्कर काटने में 0.5 सेकंड ले रहा है, यानी 1 सेकंड का भी आधा हिस्सा, तो बताइए 1 सेकंड में फिर वो कितने चक्कर काट पाएगा। 0.5 सेकंड में अगर वो एक चक्कर काट रहा है तो 1 सेकंड में कितने चक्कर काट पाएगा, 2। तो यानी फिर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स पर सेकंड। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन के चक्कर काटने का बहुत जल्दी काट रहा है, 1 सेकंड के भी 1/4 हिस्से में 0.25 सेकंड में चक्कर काट रहा है, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर काट लेगा इलेक्ट्रॉन, 4. तो वो ये यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है वो उससे इनका मतलब यही है कि कितना तुम 1 सेकंड में वो काम कितनी बार कर ले रहे हो।
तो जब टाइम पीरियड ये है तो फ्रीक्वेंसी उसका ऑपोजिट हो जाएगा। अगर टर्म देखना चाह रहे हैं तो इस पूरे टर्म का ऑपोजिट हो जाएगा, 1 अपॉन पूरे टर्म का ऑपोजिट हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी Yes, sir. ऑफ रिवॉल्यूशन, प्रोपोर्शनैलिटी इसकी है। लिखिए ठीक। अब देखिए ये काफी, अब यहां से इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन आटम। अभी तो जो हम बात कर रहे थे, अभी जो हमने बात करी है वो किसकी करी थी, सब टाइम पीरियड की, इन सब की। अब एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा। ठीक, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। हाइड्रोजन एटम तो नहीं लिखना चाहिए यहाँ पर, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। हाइड्रोजन, हीलियम प्लस लिथियम +2, बेरिलियम +3, ये सब बोर मॉडल उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। लिखिए हेडिंग डालिए। Done, sir. ठीक, अभी ये देखिए, जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास में वो दो प्रकार की है। एक तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जो कि उसकी और न्यूक्लियस की मिला के है K(Q1Q2)/R। तो यहीं से हमको जो है वो क्या कहते हैं लिखना स्टार्ट करना है। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, सिस्टम की एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस वाले सिस्टम की। तो ये पढ़िए यहाँ पे, अनुश्री पढ़िए क्या लिखा हुआ है। The total energy of an electron in one electron system is equal to kinetic energy plus potential energy. The kinetic जी मैम, यही एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, थैंक यू। काइनेटिक एनर्जी तो मैम वही ½ mv² है, बट जो टोटल एनर्जी है वो केवल काइनेटिक नहीं है, पोटेंशियल भी है। और पोटेंशियल वही K(Q1Q2)/R है। अब देखिए यहां से इंटरेस्टिंग डिस्कशन फिर स्टार्ट होगा। ठीक, ये लिखिए, बस इतना पार्ट लिखिए पहले, ये जो इन्होंने पढ़ा है अनुश्री ने, उतना पार्ट लिखिए, उतना पार्ट लिखिए।
लिख लिया भाई? यस सर। बस इतना रेड वाला पार्ट ये लिख लिया? यस अब ये सर। देखिए, जो एनर्जी के दो हिस्से हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये इसकी तो हमने काफी मेहनत कर ली थी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की। शुरुआत में वो क्या था, के Q1 Q2 अपॉन आर। अब देखिए यहाँ पर जो भी है हमको लिखना पड़ेगा। Q1 पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की जगह हमने लिख लिया प्लस ZE। ई को की हम सिर्फ वैल्यू ले रहे हैं, बट न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। मगर Q2 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, -E अपॉन आर। तो वो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही -KZE² अपॉन आर, ये आएगी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। नेचुरल सी बात है, न्यूक्लियस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और जब भी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो एनर्जी नेगेटिव होती है। तो ये वाली चीज मैं इधर यूज करने वाला हूं। तो जो टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, और ये है हमारी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इस चीज को नोट डाउन करिए। बताइए, जैसे लिखेंगे बताएंगे। यस सर, डन। डन सर। चलिए, यहाँ के बाद का जो डिस्कशन है वो भी इंटरेस्टिंग है। तो उसको हम, ये टोटल एनर्जी का टर्म है। अब ये थोड़ा सा बस देख लीजिए, लाइक दिस इज द टर्म फॉर टोटल एनर्जी। ये हमने शुरुआत में लिखा था, बहुत ध्यान से देखिए, ये हमने इनिशियली ही लिख लिया था, याद करिए। mv² अपॉन r इज इक्वल टू KZE² अपॉन r²। ये शुरू में लिखा था जब हम जो है वो क्या कहते हैं कि रेडियस का टर्म डिराइव कर रहे थे। कूलम्बिक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो रही थी, इनिशियल कंडीशन में लिखा था। कोई ध्यान आया? यस सर। यस सर। अपनी कॉपी में भी देख लीजिए। तो अब अगर r से r में यहाँ पर ये कैंसिल कर दूंगा, आप अपनी कॉपी में लिख के करेंगे, यानी mv² KZE² अपॉन r के बराबर है, क्योंकि मैं उसको फिर आगे यूज करूंगा। देखिए ये लिख सकते हैं हम। mv² केवल mv² को मैं KZE² अपॉन r के बराबर लिख सकता हूँ, ऊपर यूज करूंगा। बताइए। यस सर। यस सर। अब ये देखिए, जो टोटल एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है ½ mv² है और माइनस KZE² अपॉन r है। तो काइनेटिक एनर्जी जो ½ mv² थी, तो अब अगर मैं इसको मान लीजिए ½ mv² लिखना है, तो मैं इसको भी कर दूं ½
तो फिर इसको भी करना पड़ेगा हाफ, तो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी की जगह तो फिर यही लिख दिया मैंने, kZe²/2r, यही लिख दिया kZe²/2r। और जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी थी -kZe²/r, वो तो लिखा ही रहने दिया। ये नोट डाउन करिए, करिए नोट डाउन। Done, sir. तो अब जब ये देखिए कि kZe²/2r -kZe²/r, अगर मैं कॉमन ले लूं kZe²/r, तो अंदर क्या रह जाएगा 1/2 -1। अब 1/2 -1 कितना होता है? -1/2। तो यानी टोटल एनर्जी जो आ जाएगी वो इतनी आ जाएगी, -kZe²/2r, टोटल एनर्जी इतनी आ जाएगी। लिख लिया भाई, लिखा, नोट डाउन किया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये टोटल एनर्जी का टर्म आया है। अब इस पे डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस जो भी होंगे आगे, काफी इंटरेस्टिंग, और एनालिसिस, मतलब जितनी भी इक्वेशंस ये वाला काम था ये सब हो चुका है। अब इस पे जो है वो एनालिसिस होगा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस, उसके बाद में फिर एक डीपीपी आपको मिल जाएगी। डीपीपी तो खैर रेडी है, उसमें क्वेश्चंस भी है काफी सारे, बट आई वुड से कि तू एटलीस्ट 30 मिनट्स तक मुझे और हैंड होल्डिंग इसमें करानी है, कुछ बातें और बतानी है, कुछ टिप्स टेक्निक्स, थोड़े बहुत क्वेश्चन खुद कराऊंगा, उसके बाद में फिर डीबीपी दी जाएगी। तो अगली क्लास में हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you. थैंक यू।